नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस लॉकडाउन में अच्छे होंगे, घर पर होंगे और घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अंजलि जोशी, शासकीय नवीन महाविद्यालय कुर्सीपार भिलाई से वर्तमान में हमारे महाविद्यालय को मोहनलाल जैन, मोहन भैया के नाम से जाना जाता है। मैं दुर्ग विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एमए हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सेमेस्टर परीक्षा द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र पंचम के इकाई 3 में द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार एवं उनका साहित्य व साहित्यिक विशेषताएं, उनके बारे में आपको व्याख्यान देने आई। तो आइए शुरू करते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार एवं उनका साहित्य। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग द्विवेदी जी के प्रवर्तन के कारण ही हुआ, जिनका जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। 1903 में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका के संपादक रहे। गद्य लेखन के क्षेत्र में भी इन्होंने विशेष सफलता प्राप्त की। इनके लिखे हुए और अनुदित गद्य व पद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 80। काव्य भाषा के रूप में इन्होंने खड़ी बोली को अपनाया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इनका नाम द्विवेदी युग उचित ही। वैसे इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। भारतीय साहित्य में यह समय ब्रिटिश शासन का समय रहा, जिसके कारण भारत में दमन चक्र और कूटनीति का काल था। सन 1857 के विद्रोह के पश्चात 1858 में महारानी विक्टोरिया के सहृदयतापूर्ण घोषणा पत्र से भारतीय जनता आशान्वित तो हुई, परंतु लाभान्वित नहीं हो पाई। कुछ छोटे मोटे सुधार के कारण भारतेंदु काल कवियों ने अंग्रेजों की प्रशस्तियां लिखी और महारानी विक्टोरिया का जय जयकार हुआ। किंतु छोटे मोटे सुधारों के बाद कुछ नहीं हुआ। आर्थिक दृष्टि से भी भारत में अंग्रेजों की नीति भारत के लिए अहित ही रही। जैसे कि आप में से कुछ विद्यार्थी इतिहास के भी होंगे, आप इतिहास के संबंध में भारत की क्या दशा है, कैसे अंग्रेज हम लोगों पर मतलब भारतीयों पर कैसे अत्याचार करते थे और भारत के लोग उनको भारत से भगाने के लिए कह सकते हैं या दूर जाने के लिए या हमारा भारत देश छोड़ने के लिए कितने आंदोलन हुए, कितनी प्रताड़नाएं सही। ये सब का भी प्रभाव भारतीय साहित्य से अछूता नहीं रहा। साहित्य में भी इसका असर है, क्योंकि आप लोग इतिहास की भी जानकारी रखते होंगे तो आप लोगों से अछूता नहीं। यहाँ से कच्चा माल बाहर भी नहीं जाता था और वहाँ के माल की खपत भारत में ही होती थी। यहाँ के माल को बाहर में मतलब विदेशों में नहीं भेजा जाता था। यहाँ के यही माल का निर्यात किया जाता था भारत के बाहर। देश का धन, जैसे कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर विदेश से धन आएगा तो हमारे यहाँ की स्थिति काफी मजबूत होगी, ऐसा कहा जाता है। इसके कारण हमारा भारत देश क्या हुआ,
निर्धन होते गया, अंदर ही अंदर निर्धन होते गया और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो यहाँ के जो गौरांग प्रभु लोग थे, उन्होंने राजनीति ही नहीं, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी कूटनीति के माध्यम से काम किया। भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा भी प्रदान की गई, लेकिन ये अंग्रेजी शिक्षा उनके सर्वांगीण विकास के लिए ना होकर सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। अंग्रेज चाहते थे कि उनका उद्देश्य था कि देशवासियों का ऐसा वर्ग खड़ा करना जो शरीर से क्या हो, भारतीय हो, परंतु उनकी अंतर आत्मा अंग्रेजों की गुलाम और वो उन पर शासन कर सके। एक सीमा तक अंग्रेज इसमें अपनी सिद्धि भी हासिल कर पाए और ऐसा वो करने में सफल भी रहे। जैसे आपने झांसी की रानी का सीरियल धारावाहिक देखा होगा और वीर शिवाजी भी वगैरह देखे होंगे, या इतिहास से संबंधित जो भी योद्धाएं रहे हैं या शासक रहे हैं, आप उनमें देखेंगे तो यहाँ के लोग ही अंग्रेजों का साथ देते थे। दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत के जो लोग हैं वो बर्क, मिल, स्पेंसर, रूसो आदि विचारकों के संपर्क में भी आए, जिससे स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना को बल मिला। वैसे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म और समाज के पुनरुत्थान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब विद्यार्थियों हम आगे देखते हैं द्विवेदी युग की काव्य धारा कैसी रही। द्विवेदी युग से पूर्ण कविता के क्षेत्र में मुख्यतः श्रृंगार, भगवत भक्ति एवं देशभक्ति की धाराएं प्रवाहित हो रही थी। गद्य की एकमात्र भाषा खड़ी बोली को स्वीकार कर लेने पर भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। यद्यपि खड़ी बोली में भी कुछ रचनाएं हुई, किंतु उसे काव्योपयुक्त नहीं माना गया। 19वीं शताब्दी का अंत होते होते कुछ हवा बदली, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जून 1900 की सरस्वती में प्रकाशित कविता हे कविते शीर्षक अपनी कविता में उन्होंने जन रुचि का प्रतिनिधित्व किया और सौरस्य एवं वैविध्य के अभाव के कारण ब्रज भाषा के चिर प्रयोग का शोध प्रकट हुआ। जब वे 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने तो उन्होंने नायिका भेद को छोड़कर विविध आयामों, विविध विषयों पर कविता लिखने वाले सभी प्रकार के छंदों और व्यवहार करने वाले काव्य रूपों को अपनाया तथा गद्य और पद्य की भाषा के एकीकरण का परामर्श दिया। उनकी प्रेरणा से ही प्रभावित होकर एवं प्रोत्साहन के फलस्वरूप अनेक कवि सामने आए जो उन्हीं के आदर्शों को लेकर सामने आए, जिसमें मैथिली चरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, लोचन प्रसाद पांडे आदि के नाम उल्लेखनीय है। समय अनुसार चलने वाले कतिपय कवियों ने अपना रास्ता बदला। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, नाथुराम शर्मा शंकर तथा राय देवी प्रसाद
पूर्ण काव्य के चिर परिचित उपादानों को छोड़कर नए विषयों पर कविता लिखने लगे। इस युग की कविता में विषय की दृष्टि से अपार वैविध्य एवं नवीनता आई। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई। गुप्त जी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह सनेही, लोचन प्रसाद पांडे आदि तो खड़ी बोली के कवि के रूप में ही सामने आए, किंतु श्रीधर पाठक, हरि और शंकर जो ब्रज भाषा में कविता लिखते थे, वे अब खड़ी बोली में व्यवहार करने लगे। मतलब खड़ी बोली का इस युग में प्रचार प्रसार हुआ। अब विद्यार्थियों, द्विवेदी जी की कुछ रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव सार जो अनुदित।